तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं कहूं तो इसने पूछा है फिजिकल क्वांटिटी जो क्यू वैल्यू के बारे में बताती है। क्यू वैल्यू जो है, ठीक है, क्या आपने क्यू वैल्यू पढ़ी है? क्यू वैल्यू कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, उसमें क्यू वैल्यू जो होती है जिसमें हम एक रिएक्शन लिख के देते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन है या फीजन है, उसमें वर्ड जो है वो क्या आता है? क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू का मतलब होता है नेट एनर्जी, एक इक्वेशन की जो नेट एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है। नेट एनर्जी रिलीज्ड जो है वो बताती है किसके बारे में? नेट एनर्जी रिलीज्ड इन अ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की जो नेट एनर्जी है सर वो क्या कहलाती है? आपकी क्यू वैल्यू कहलाती है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो क्यू वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें हीट निकल रही है। और अगर क्यू वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब प्रोसेस जो है वो कैसी हो सकती है? एंडोथर्मिक है, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो बात है, क्यू वैल्यू आपने निकाली कैसे थी? सर हम इसमें नेट एनर्जी कैसे निकालते थे? मास डिफेक्ट निकालते थे, ठीक है, मास डिफेक्ट निकालते हैं और उसकी मल्टीप्लाई जो है फिर वो किससे करते हैं? सी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाती है? क्यू वैल्यू। ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्यू वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नेट एनर्जी जो रिलीज्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? क्यू वैल्यू को। अब क्यू वैल्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्यू वैल्यू क्या है सर? अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव वैल्यू है तो कैसी है? एंडोथर्मिक है। हाउ कैन वी कैलकुलेट क्यू वैल्यू? पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, उसकी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और वैसे भी इसमें एक चीज और ऐड ऑन करें अगर हम, तो सर आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या आया है? मास डिफेक्ट। तो अगर इसकी क्यू वैल्यू बतानी है, क्यू फैक्टर नहीं है बेटा, क्यू वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो क्यू वैल्यू अगर बतानी है तो क्यू वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 एटॉमिक मास यूनिट है और उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 931.5। और ये आंसर जो है सर वो किस में आ जाता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आंसर कम्स आउट टू बी इस तरीके से। हालांकि ये मैंने एड ऑन बताया है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आपको क्यू वैल्यू जो है वो पूछी गई है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू जो है वो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है कि 4 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं एक ही एलिमेंट के, फ्यूजन करते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। ऐसा बोला गया है। किसके पास? पेरेंट के पास या डॉटर के पास? किसके पास मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी? सिंपल सी बात है बेटे। कोई भी जो प्रोसेस हो रही है उसमें आपको क्या पता है कि ये फ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे थे? अनस्टेबल। और वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होने के लिए क्या बनाते हैं? फ्यूजन जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। ऐसे ही काम किसके लिए हो रहा है? फ्यूजन के लिए। कि अगर हम बात करें तो इनके ये जो है ये क्या थे? लेस स्टेबल थे। और इन ऑर्डर टू, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले ग्राफ से हमने सीखा है कि ये कैसे थे? कम स्टेबल थे। और कम स्टेबल होने के बाद वो जो है वो क्या? मोर स्टेबल होने के लिए, मोर स्टेबल होने का मतलब दे हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सिंपल सी बात है कि ज्यादा स्टेबल होने के लिए कोई भी रिएक्शन करी थी, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? पेरेंट है और ये जो है ये क्या है? डॉटर है, ठीक है। तो काम जो वो क्या करना है? किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी? डॉटर वाले की ज्यादा होगी, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी? डॉटर वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ये जो है कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा स्टेबल है। अगली अगर मैं बात करना चाहूं तो एक तो आंसर किसके बेसिस पे हो सकता है? स्टेबिलिटी। एक किसके बेसिस पे दे सकते हैं? मास डिफेक्ट की टर्म्स में। मास डिफेक्ट की टर्म्स में कैसे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये जो है जब जुड़े होंगे तो अब यहाँ पे जाके क्या हुआ? कुछ मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से क्या पैदा होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी जो है वो इस साइड है, तो दीज आर हैविंग मोर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। डॉटर वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड की जो वोल्टेज है वो कितनी दिखा रखी है? 0.7 वोल्ट है, ठीक है। काम जो वो क्या हुआ है कि एक बैटरी वी वोल्ट की इसके साथ सीरीज में लगा रखी है रजिस्टर के अक्रॉस, जिसमें करंट जो है वो कितना पाया गया? 15 मिली एम्पियर। आपका पर्पस है वी की वैल्यू बता दो। कर लेंगे सर। क्या पता है कि एक आपके पास डायोड लगी हुई है, एक रजिस्टर लगा रखा है, और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया क्या? एक की को। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने क्या रखा है कि यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी है वी वोल्ट की, और इसमें से करंट जो जा रहा है वो करंट किसके बराबर है? करंट जा रहा है 15 मिली एम्पियर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको कह रखा है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन पे गौर करें बेटे। कुछ भी नहीं करना कि अगर मैं बात करूं तो इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो कितनी है? 0.7। मतलब एक तरीके से नी वोल्टेज इसकी कितनी दिखा रखी है आपको? 0.7 जो है वो इसकी क्या दे रखी है? नी वोल्टेज है।
इस डायोड की नी वोल्टेज 0.7 है, मतलब कि 0.7 के बाद इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करा होगा, उसके बाद तो वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 15 मिली एम्पियर। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप बताना है तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बारे में काम करेंगे तो वो क्या होता है, वोल्टेज बतानी है तो सर वो क्या होता है, आई इंटू आर। आई के बारे में बात करूं तो करंट कितना है, 15 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर कितना, -3। रजिस्टर के बारे में बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना है, 1000 के बराबर है। रेजिस्टेंस कितना है, 1000 है। 10 की पावर -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट का तो ड्रॉप कहाँ हो रखा है, रजिस्टर के अक्रॉस। डायोड कितना लपेटगी, 0.7, तो ये वोल्टेज कितनी आ जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा सिंपल, 15 प्लस कितना 0.7, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 15.7, और ये आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा कि आपको ये डायोड जो है कब तक काम नहीं करेगी, जब तक 0.7 नहीं मिलेगा। तो इसका अक्रॉस जो ड्रॉप है वो तो कितने का ही रहेगा, 0.7 का। रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितने का है, 15 का। तो टोटल वोल्टेज कितने की होगी, जोड़ क्यों दिए सर, सीरीज में वोल्टेज ऐसी तो होती है V1 प्लस V2, क्योंकि वोल्टेज जो है वो सीरीज में क्या कर जाती है, ऐसे टूट जाती है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है वो ये दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला बेटा कि पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आपने बनाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है, अब बेसिक पता हो इसका कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब क्या क्रिएट होते हैं, होल्स, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको कौन से एलिमेंट डालने पड़ते हैं, 13 वाले जो है ना वो हम डालते हैं, ठीक है। 13 वाले डालते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप, और 15 डालते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप बनता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो डोपिंग लेवल है कि अगर 5 × 10⁻7 सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उनमें एक जो एटम है वो किसका है, डोपेंट। अच्छा डोपेंट यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं कि अगर सिलिकॉन है तो क्या डाला जा सकता है इसमें, एल्यूमिनियम डालना पड़ेगा सर, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर डालेंगे तो क्या बनता है, वो पी टाइप बनता है। एन बनाना होता तो क्या डालते हैं, फोस्फोरस डालते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एग्जाम्पल के तौर पे भी बताना है कि डोपेंट क्या डल सकता है, एल्यूमिनियम डल सकता है, ठीक है, बोरोन डल सकता है इस तरीके से, ठीक है, इंडियम डल सकता है। हालांकि मेन जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, एल्यूमिनियम, साइज सिमिलर रखने के लिए। अदरवाइज ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, और क्या है, इंडियम है, ठीक है। अगला जो काम है, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, अगर सिलिकॉन के कितने एटम्स हैं, 5 × 10⁻7, तो एल्यूमिनियम का सिर्फ कितना है, एक। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि 1 डोपेंट इज अवेलेबल इन 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स। टोटल सिलिकॉन एटम्स की जो डेंसिटी है वो है 5 × 10⁻28। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ होल्स बताने, नंबर ऑफ होल्स का मतलब नंबर ऑफ डोपेंट्स बताने, कुछ भी नहीं है सवाल में। आप जो है बस ये देख के न डर जाना कि ये सेमीकंडक्टर का न्यूमेरिकल क्यों आ गया। आपको सिंपल सी बात पता है कि 5 × 10⁻7 अगर सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उनमें एक एटम किसका है, डोपेंट का है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं एक सिलिकॉन के लिए पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना, 5 × 10⁻7 एटम होंगे, सिंपल सी बात है ये। अगला जो काम है बेटा वो किसके लिए करके देना है, 5 × 10⁻28 सिलिकॉन एटम्स के लिए करके देना है। तो 5 × 10⁸ सिलिकॉन एटम्स के लिए करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10⁻28 डिवाइडेड बाई कितना, 5 × 10⁻7। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 7 से कितने पे जाएगा, 10⁻21। इतने जो एटम्स हैं वो किसके रहेंगे, डोपेंट एटम रहेंगे। इतने जो एटम्स हैं वो क्या है, डोपेंट एटम है, या इतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये तो किस में क्रिएट हो रहे हैं, मीटर क्यूब में है, ये तो किस में है, पर मीटर क्यूब में। आपको किस में बताने हैं, इतने होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर जाना है तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे जाते हैं, कितना है, 10⁻21 पर एटम्स पर मीटर क्यूब में आ रहे हैं। तो आपको किस में बताने, पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे करते हैं, 10⁻6 से, 10⁻6 से ये कितने में चला जाएगा, 10⁻15। तो कितने एटम्स हो गए, 10⁻15 एटम्स पर। भाई कोई सवाल ही नहीं है, ये तो बचपन के क्वेश्चन है तुम्हारे कि 10 रुपए के आते हैं इतने केले, 1 रुपए का इतना आएगा, 60 रुपए के इतने आ जाएंगे, ठीक है। फिर काम जो वो क्या करना है कि इतने सिलिकॉन एटम में डोपेंट जो एटम है वो कितना है, सिंगल। क्वेश्चन ने कहा है एक में कितना होगा, ये इतने ज्यादा में कितने होंगे ये, लेकिन ये मीटर क्यूब में आंसर ना दो, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, किस में दो, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे चले जाते हैं। ये काम जो है वो आपको करके देना है, पढ़ें जल्दी, शाबाश। बहुत बढ़िया। काम जो क्या करना है बेटा, एक पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज क्यू वैल्यू। अभी डिस्कस करा हमने क्यू वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वहीं से ही कर लेंगे इसको।
व्हेन कैन न्यूक्लियर प्रोसेस नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, कि न्यूक्लियर रिएक्शन कब साइमल्टेनियसली जो है वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो कब प्रोसीड नहीं करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंजर्व होते हैं, फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। सुने ध्यान से, अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्यू वैल्यू क्या है, कि नेट एनर्जी रिलीज। इसको और अच्छे से अगर हम डिफाइन करें तो मान लो कोई भी एक रिएक्शन लिख रखी है, मैंने एक रिएक्शन लिखी है ए प्लस बी, और ये जो है वो क्या देती है, सी प्लस डी देती है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको क्यू वैल्यू बतानी है तो क्यू वैल्यू जो है सर वो हम कैसे करते हैं कि मास डिफेक्ट और उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सी स्क्वायर से। मान लो मैं क्या कर देता हूं, ये मैंने लिख भी रखा है, मास डिफेक्ट की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सी स्क्वायर से। इसके बारे में काम करूं तो मान लो मैं क्या लिख देता हूं कि एक साइड का सम एम ए प्लस एम बी में से माइनस कर दिया किसको, एम सी को, प्रोडक्ट वालों में से किसको माइनस कर दिया, रिएक्टेंट वालों को, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, सी स्क्वायर से। अब क्यू क्योंकि एक एनर्जी का फॉर्मूला है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसी है, नेगेटिव। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कैसे होगी, एकदम से हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। लेकिन अगर Q की वैल्यू जो है वो कैसी है, नेगेटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो एकदम से स्टार्ट नहीं होगी, स्पॉन्टेनियसली जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। अगला सवाल ये था। नेक्स्ट जो पार्ट है उसने क्या पूछा है आपसे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो मास एनर्जी कन्वर्जन जो है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको एक बात पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो है यहाँ पे भी देखा था, ये दोनों सवाल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, और ये जो है ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। इतनी बात तो अब आपको क्या पता है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम, और वहां पे एनर्जी क्या है, ज्यादा। कुछ मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली साइड आएगी, प्रोडक्ट वाली साइड की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा, और एनर्जी वाली जो है इस साइड की ज्यादा है, तो कुछ मास डिफेक्ट की वजह से वो काम जो है वो क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो भी मैंने बार बार आपको बताया है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या था, मास नंबर था। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, एक तरफ जो है वो मास नंबर है। इसका ग्राफ जो है बेटे वो आपने कुछ इस तरीके से देखा है। आपका पर्पज अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना होता है, कि आयरन के पास पहुंचना होता है, और इस आयरन पे पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, सर यहाँ पे एनर्जी कम है, आयरन के पास पहुंच जाएंगे तो ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी कम है, आयरन के पास पहुंच जाएंगे तो भी क्या है, ज्यादा। हमेशा जो ये प्रोडक्ट वाली साइड है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या मिलती है, आपको ज्यादा मिल रही होती है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट जो है, ठीक है, मतलब कि उसने क्या पूछा है, पहली बात पूछी आपसे क्यू वैल्यू, मैंने बता दी। स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कब नहीं होगी, जब क्यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। उसने पूछा कि आपका जो पर्पस है वो क्या, कि प्रोडक्ट में हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है, तो कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से लेना देना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो जो सब्सटेंस नहीं बनेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या देखा था, यूरेनियम है, और यूरेनियम जो है वो एक किस में टूट गया, एक्स में, और एक किस में टूट गया, वाई में। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, नए जो एलिमेंट बनते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा, ठीक है। वो तो मास कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल होगा ही, ये काम जो है ना वो आपने करके देना है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6, बामर सीरीज क्या रखी है। अच्छा, बामर सीरीज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं सर, कि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा, आके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रुकेगा, सेकंड में, और कहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 3 से आ सकता है, 4 से, अप टू कहाँ से आ सकता है, इनफाइनाइट से, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके लिए होती है, पास वाले के लिए, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और इसकी वेवलेंथ जो है सर वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ठीक है। इतनी बात तो सर, आगे क्या करना है कि जब वेवलेंथ घटती जा रही है तो क्या होगा, मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, और इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछा है आपसे। तो इस काम को अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, पहले वाली वेवलेंथ अगर मैं निकालूं, ध्यान से समझना, 1/λ बाल्मर अगर लिखा जाता है तो क्या होता है, आर नोट, रीडबर्ग्स फॉर्मूला लगाएं तो 1/n1 स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर ही रहेगा, और n2 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, चेंज। अब आप जो है वो एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज जो है वो निकालने की कोशिश करो कि वेवलेंथ के बीच का स्पेस बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ से जो है ना वो आप चेक कर लेंगे एक बार n की वैल्यू जो है वो क्या रख दोगे, n2 की वैल्यू एक बार 3 रख के सोल्व करो, एक बार n2 की वैल्यू कितनी रख के सोल्व करो, 4, और एक जो है कितनी, 5, ऐसे करके चेक करो कि आंसर जो है वो क्या बन रहे हैं। तो अगर मैं 1/λ बाल्मर चेक करता हूं, यहाँ से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें,
तो आर नोट 1/2 का स्क्वायर माइनस में कितना 1/3 का स्क्वायर। बेटा ये कितना बन जाएगा 1/4 1/9, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36। लेमडा बी या पहली वेवलेंथ अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 36/5 और डिवाइडेड बाई कितना है आर नोट। इतना काम कर लिया। 4 रख के सोल्व करूंगा तो 1/λ2 मान लो, इसको मैं लिखता हूं तो आर नोट तो 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। आर नोट को आर नोट रखा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना बन जाएगा 4 - 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16। उल्टा कर दूंगा तो λ2 बताऊंगा तो कितना हो जाएगा 16/3 ऑफ किसका आ जाएगा आर नोट का। इतना प्रोग्राम भी ओके है। ठीक है, एक वैल्यू और निकाल लो 1/λ3, λ3 बताऊंगा तो आर नोट 1 कितना हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25। आर नोट एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 25 और इसका कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखूंगा तो 25 - 1 करूंगा तो ये कितना होगा 100/21 ऑफ किसका हो जाएगा आर नोट। मतलब कि ये वैल्यूज निकालना वो आपकी कॉल है, कितनी जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। ये वैल्यू 36/5 करूंगा तो बेटा 7.2 ऑफ पाई आर नोट हो जाएगा। ये वैल्यू देखो 5.33 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई कितना आर नोट है। इस वैल्यू को लिखूंगा तो ये 5 कितना 5 ही हो गया ये तो लगभग सा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई मैं लगभग सा 5 ही लिख देता हूं डिवाइडेड बाई कितना है आर नोट है। अब इनके बीच का गैप चेक करो बेटे कि यहाँ पे गैप कितना है 7.2 और 5.3 में लगभग 2 का गैप है, और 5 से सीधा वो 5 ही रह गया तो 0.33। तो गैप क्या हो रहा है कम। तो गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब वो दूर तो जाएंगी नहीं। ठीक है, अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, वो आगे जाते जाते क्या हो जाएंगी पास आना शुरू होंगी, पास आना शुरू करेंगी और इंटेंसिटी जो है वो समय के साथ क्या होती है डिक्रीज करती है। जैसे जैसे दूर वाले की इंटेंसिटी सबसे कम, पास वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। तो याद ही कर लेंगे कि सर पहले जो है वो गैप ज्यादा था, फिर धीरे धीरे गैप क्या होता चला गया कम होता चला गया, और फिर वो जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती चली गई है वीक होती चली गई। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, ये डाटा जो है ना वो आपने बनाना है कि स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाएगी और गैप जो है वो क्या होता चला जाएगा पास आता चला जाएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दिखा रखा है, ध्यान से समझे। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दिखाया और काम जो है वो आपको क्या कहा गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का। आपके पास ये जो है ये क्या है एक लूप जो है एक कोयल जो है वो दिखा रखी है। कितनी साइड है इसकी 20 सेंटीमीटर। आपने इसको वेलोसिटी दी और वेलोसिटी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आप इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देते हैं, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड से कितनी की दूरी पे है 30 सेंटीमीटर। इसको आप आगे की तरफ ला रहे हैं, ठीक है, और इसमें से पूरा जो है इसको कहां ले जाते हैं बाहर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इस दौरान इसके मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, करंट इंड्यूस्ड का और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इनके ग्राफ आपको बना के देने हैं। आपने ध्यान से समझ काम होगा क्या कुछ। आपको क्या पता है अभी इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की संख्या कितनी है 0। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा यहां तक भी कितनी रहेगी 0। लेकिन जब ये एंट्री करना शुरू करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होंगी इंक्रीज। जब ये कंप्लीटली अंदर जा चुका होगा तो फील्ड की संख्या क्या हो जाएगी कांस्टेंट। यहां तक क्या रहेगी कांस्टेंट, और जब ये बाहर निकलेगा तो वो क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। आप ध्यान से समझे, इस कोयल को ना बस ये पेंसिल मान लो कि अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां से शुरू है यहां से। अभी ये यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है तो चलने दो सर इसको। जब तक ये यहाँ पे पहुंचा है तब तक तो फील्ड कितना ही है 0, या फ्लक्स भी कितना है 0। जब ये इसमें अंदर एंट्री कर रहा है तो इससे रिलेटेड फील्ड लाइंस की संख्या क्या करती जा रही है इंक्रीज। अब ये कंप्लीटली इनसाइड है तो वो संख्या क्या रहेगी कांस्टेंट। यहाँ तक वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, और जब वो बाहर निकलना शुरू करेगा तो वो क्या करेगी डिक्रीज, और डिक्रीज करेगी एक टाइम पे जाके कितनी हो जाएगी 0। मानते हो आप इतनी बात को, तो समझते हैं आप भी इस बात को। ठीक है जी, तो काम जो है सर वो क्या कर लेते हैं कि ऊपर वाले हिस्से को जो है रब करके यहाँ पे इसके फ्लक्स का ग्राफ जो है वो बनाना अगर शुरू करें तो चीजें जो है सर वो हमने बनानी कैसे, टाइम के साथ फ्लक्स का ग्राफ बनाना है। यहाँ से ही अगर मैं बात करूं, सुनो बेटे ध्यान से, कि अगर फ्लक्स का ग्राफ यहाँ से बनाना है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया फ्लक्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया टाइम। अब मेरी बात समझना सारे के सारे बच्चे ध्यान, कि यहाँ पे टाइम कितना है ये 0। जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंचा है तब तो इसका फ्लक्स कितना ही रहेगा 0, कोई फील्ड लाइन इंक्रीज ही नहीं हो रही है। जब इसके बाद ये एंट्री करना शुरू करेगा, देखो यहाँ पे था ना ये, अभी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंचा, जब तक ये यहाँ तक पहुंचा तब तक तो आंसर कितना ही है 0। जब एंट्री करनी शुरू करी तो फिर फ्लक्स क्या करेगा इंक्रीज करेगा।
ये कंप्लीटली अंदर जा चुका है। अब फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां तक जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उसके बाद ये जो है ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब कितने टाइम तक चीजें ये रहेंगी उस पर ध्यान दो। ये जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितने की स्पीड से भाग रहा है, 10। तो 3 सेकंड में वो कहां अंदर घुसना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल सी बात है। अगली जो बात है, ये इसकी साइड कितनी है 20, कंप्लीटली अंदर कितनी देर में चला जाएगा, 2 सेकंड में। मतलब कि वो टाइम कितना रहेगा, 5 सेकंड रहे। सिंपल सी बात है कि सर ये लेंथ जो है वो कितनी है, 20 है। यहां से जब ये अंदर की तरफ जाना शुरू कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से 2 सेकंड में कहां है, कंप्लीटली अंदर है। इसको क्रॉस कितनी देर में कर देगा, 3 से शुरू हुआ, ये कितना है 80, 1 सेकंड में कितना 10, तो 8 सेकंड में लगभग 11 सेकंड तक वो कहां रहेगा, इनसाइड। और अगले 2 सेकंड में वो जो है वो कहां निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये 13 सेकंड में जो है वो कहां, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 10, तो 2 सेकंड में बेटा कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आई ये बात आप। ये गैप कितना है 30 है, 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 10, तो कितनी देर में कवर करेगा इसको, 3 में। तो 0 से लेके 3 में ये काम हो जाएगा। अगला जो काम है, ये अंदर जो है वो कितनी देर में पहुंचे, ये टोटल कितनी है 20, 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 10, तो 2 सेकंड में अंदर। ये कितना है 80, तो 3 के हिसाब से 11 पे कहाँ आ जाएगा, ये बिल्कुल बाहर तक। और निकलना बाहर शुरू कब करेगा, ये 11 से लेके 13 के बीच, क्योंकि 20 को ही कवर करवाना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है वो आपने बनाना है। ये तो फ्लक्स का ग्राफ बना दिया आपने, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी वो डिस्कस कर लेंगे। ईएमएफ का ग्राफ इसके लिए अगर बना के देना है, यहाँ पे ईएमएफ है और यहाँ पे क्या है, टाइम। स्टार्टिंग में तो फ्लक्स नहीं तो ईएमएफ भी नहीं है। जब ये इंक्रीज करता है उस टाइम पे ईएमएफ कैसा आता है बेटा, नेगेटिव। कांस्टेंट होता है तो कितना होता है 0, और जब वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये समझा रखी है बात मैंने आप, कि जब इंक्रीज करते हुए तो कैसा होता है, नेगेटिव वाले एक्सिस में। ये कितना है 3 से 5 वाले में, 5 ही लिख देते हैं इसको। और ये जो ये कितना है 11 से कितना है 13 है, और इसके बीच में तो ईएमएफ जो है सर वो कितना है 0। और ये ग्राफ अगर ईएमएफ का है तो करंट का भी ग्राफ का नेचर क्या ही रहता है, सेम ही रहता है। ये करंट जो है इसके साथ ही बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज जो है बेटे वो आपने बतानी है कि इनकी वैल्यूज जो है सर वो किसके बराबर होंगी, ये आपका सवाल है। अब गौर करें कि ये जो साइड है, ये साइड कितनी दिखा रखी है क्वेश्चन ने, ये जो है आपको बोला हुआ है स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो सर ये साइड भी कितनी होगी, 20 होगी। ये वाली साइड भी कितनी होगी, 20 होगी। तो अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू बताऊं तो ईएमएफ तो पता ही होता है हमें क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू BLV होता है। BLV बी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 था, साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, और वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 बाई बी कितना 100। 1 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2 इंटू में 10 पावर कितना -2, और ईएमएफ का आंसर किस में आता है, वोल्ट में। तो ईएमएफ आ जाएगा 0.2 10 पावर -2, और ये आंसर किस में, वोल्ट में। तो ईएमएफ का आ गया। करंट बताना है सर, करंट का आंसर क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन ने बताया था आपको, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस इज 0.1। ये कितना दे रखा है 0.2 10 पावर कितना -2, और रेजिस्टेंस के बाद इसको डिवाइड करते हैं तो 0.1 से कितने पे जाएगा 2 पे, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 पावर -2, और ये आंसर भी किस में आ जाएगा, एम्पियर में। ठीक है, तो ये वाला कट दिखा देंगे कि ये कट कितना है, क्यों बनेगा यहाँ पे, अच्छा हाँ 2 इंटू 10 पावर -2, ये वाला कट दिखा देंगे 2 इंटू 10 पावर कितना -2। अगला जो काम है सर वो क्या बताना है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। फ्लक्स की वैल्यू बताऊंगा तो सर कितनी निकलेगी, BA कोस ऑफ थीटा। शाबाश बेटे, BA कोस थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो B मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो B जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 है, एरिया कितना है साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करूंगा 400, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बनाऊंगा तो 0.04, कोस 0 कितना 1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर कितना -3, और ये आंसर किस में, वेबर में। ध्यान से समझ लो बेटे चीजें करनी क्या है, तो ये आंसर कितना होगा 4 इंटू 10 पावर -3, और ये आंसर किस में, वेबर में। कई बार जो है वो सिर्फ ग्राफ पूछेगा, कई बार वो मैथमेटिकल वैल्यूज भी पूछ सकता है। तो आपने करना क्या, सिंपल सी चीजें आपको बता रखी हैं। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज, जब भी चेंज है तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी ये कहां पड़ा था, बाहर पड़ा हुआ है, जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक तो कोई चेंज ही नहीं है इसमें, यहां से तो आराम से ही तो चल रहा है वो। जैसे ही वो एंट्री करेगा तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज।
जब वो कंप्लीटली इनसाइड है तो फिर वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। आप अंदर की तरफ भागो, यही तो फेराडे लॉ ने बताया था कि उसने क्या करा था, कोयल को जब फेंक के मारा था, वही काम हो रहा है एक तरीके से कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंची नहीं है तो फ्लक्स कितना ही है, 0। फील्ड लाइंस की संख्या इंक्रीज करी, फिर वो क्या होगी, कांस्टेंट। और जब वो बाहर निकला तो क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 3 सेकंड के बाद इंक्रीज शुरू, फिर वो कंप्लीटली इंक्रीज कर चुका है तो वो क्या रहेगा आगे, कांस्टेंट। और फिर जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे बढ़ते हुए आंसर कैसा आता है, नेगेटिव रीजन में, और घटते हुए कैसा आता है, पॉजिटिव में। सेम बेसिस पे क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी पता होता है, करंट निकालना है तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, और फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कोस ऑफ थीटा। कर लेंगे इन सवाल को, अच्छे क्वेश्चन है।